माय जनता पार्टी। कैसे आप सभी लोग? दिस इज मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल टू evidyarthi.in। सो फटाफट से बताइए भाई, कैसी चल रही है आप लोग की एग्जाम्स की तैयारी? तैयार हैं आप लोग? जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी इस वक्त तो। चलो, कीप इट अप, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से ढेर शुमार की आप लोगों को विशेस, ब्लेसिंग्स। ठीक है, अब इसी के साथ जरा हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, विच इज आवर एमसीक्यू नंबर 3। ठीक है, सब आप लोगों को ऑलरेडी इतना आइडिया हो गया है कि हम कितना कहाँ से हमें एमसीक्यूज आना है और कहाँ से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने आप देख सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस एमसीक्यू में वी हैव टोटल 14 क्वेश्चंस, है ना। सो आप अपने आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, एक के बाद एक आप नेक्स्ट करोगे, मूव करोगे तो आपको पता लग जाएगा एंड में कि आपका स्कोर कितना आएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट डू वी हैव? Transpiration from the leaves of trees is an example of। So basically यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया कि ट्रांसपिरेशन जो एक प्रोसेस है, जो कि हम अपनी 6th क्लास की बुक से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, उसके सिर्फ डेफिनेशन के साथ चले जाओ, अपने आप अपने आंसर्स को आप मार्क कर पाओगे। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। कहाँ से? लीव्स के सरफेस से। तो वो कैसे होता है? क्या वो सब्लिमेशन है? भाई सब्लिमेशन में तो लिक्विड होता ही नहीं है, वाटर होता ही नहीं है। इसी तरीके से क्या वो कंडेंसेशन है? कंडेंसेशन के लिए तो आपको एक बादल चाहिए ना, यानी कि आपको गैस से लिक्विड में जाना है, तो कंडेंसेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से डिफ्यूजन मतलब घुलना, तो घुलना इज नॉट लॉस ऑफ वाटर, है ना। घुलने का मतलब ये नहीं है कि पानी का लॉस हो जाना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है कि जब भी आपके सरफेस से, किसी भी मैटर के सरफेस से पानी उड़ गया, यानी कि इवेपोरेट हो गया है, वो वेपर में टर्न हो गया है, वहां पर आप कहते हो कि ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, या फिर उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं जनरल टर्म्स में। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डू वी हैव? नेचुरल फिनोमिना लाइक फॉग, मिस्ट एंड फ्रॉस्ट, यानी कि ठंडी, खूब ठंडी जब पड़ती है तो कोहरा हम देखते हैं, और कोहरे के बाद ना सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ बूंदे होती है ना। हम अपने हाथ पे भी कई बार फील कर लेते हैं। गाड़ियों पे बहुत मजा आता है क्योंकि उससे हम अलग अलग से चेहरे बनाते हैं उस पर। मतलब मैं तो बहुत करती थी, मुझे बड़ा मजा भी आता था। बट अभी कोहरा थोड़ा कम होने लगा है, बट वरी नॉट, अपने बहते नहीं है भावनाओं में, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो नेचुरल फिनोमिना जिसमें भी आप लोगों को कोहरा दिखता है, एक धुंध दिखती है, वो किसकी वजह से होता है? क्या वो इवेपोरेशन है ना? क्या वो ट्रांसपिरेशन है? ट्रांसपिरेशन याद रखिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है। क्या वो फ्रीजिंग है? ना, फ्रीजिंग में तो कुकड़ी जम जानी है ना, तो फ्रीजिंग तो नहीं है। क्या वो कंडेंसेशन है? डेफिनेटली वो कंडेंसेशन है। क्यों कंडेंसेशन है? क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, आप गैसियस से लिक्विड स्टेट में जा पा रहे हो, है ना। तभी तो मैंने आपको बोला कि मॉर्निंग में हम लोग क्या देख पाते हैं, हम देख पाते हैं कि छोटे छोटे से बूंदे हैं पानी की, सो वो क्या है? कंडेंसेशन है। इसी के साथ मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवेपोरेशन इज करेक्ट? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड कब होता है? जो हम लोगों के यहाँ प्लेन्स में जुलाई और अगस्त वाला वेदर होता है ना, ह्यूमिड, यानी कि पसीने आने वाला, चिक चिक। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी होती है। तो उसका इवेपोरेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसका लेना देना है, ये हमसे पूछा है। अब एक बात समझो छोटी सी, ऑप्शंस को तो अभी हम देखेंगे, बट आप पहले ही समझो कि इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का सरफेस से उड़ के एटमॉस्फेयर में चले जाना, है ना। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी तो ये है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, मॉइस्चर है। तो इवेपोरेशन क्या होगा उस वक्त पे? इवेपोरेशन का रेट हमेशा कम हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन होना कम हो जाएगा। तभी आप देखना कभी भी बरसात के वक्त पे, चाहे बरसात हो रही है या नहीं, लेकिन उस वक्त पे आप कपड़े सुखाते हो ना, अगर धोते हो, कपड़े सुखाते हो, तो वहां पर कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारे इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हमें पता है कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
बट एक बार हम बाकी भी देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी समटाइम इंक्रीजेज एंड समटाइम डिक्रीजेज। कई बार हमारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इवेपोरेशन का उससे प्रभाव पड़ता है, तो नहीं, ये हमारा रीजन नहीं हो सकता है ना। ह्यूमिडिटी का कोई असर ही नहीं होता इवेपोरेशन पे, तो ये भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। एंड विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये तो हमेशा आपके गिवन स्टेटमेंट का ऑपोजिट है कि अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, बल्कि अगर आपकी नमी कम होगी आपके एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन तो फटाफट से होगा, है ना। तभी गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड वन। अब इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड टेक प्लेस एट टेम्परेचर। सो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा है कि लिक्विड का जो इवेपोरेशन होता है, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में अगर आप जाते हो तो वो कौन से टेम्परेचर पर होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई टेम्परेचर का वैल्यू नहीं दिया गया है, आपसे पूछ लिया क्या वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, फ्रीजिंग से कम होना चाहिए या क्या। तो अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि भाई दो पॉइंट्स तो मेरे पास ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम इवेपोरेशन करवा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो फ्रीजिंग के आने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। फ्रीजिंग का मतलब हो गया सॉलिड टू लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों को तो हम क्या करेंगे भाई, आप तो बीच में अड़ो मत, नहीं आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट है या फिर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। तो एक इवेपोरेशन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आप लोग याद रख लो कि इवेपोरेशन बिना हीट के पानी का गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, ठीक है। अब बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग जब आप घर पे करते हो तो क्या ऐसा होता है कि गैस बिना जलाए आपने गैस पानी का पतीला उस पे रखा है गैस पे और अपने बॉईल हो गया, हुआ है भाई। मेरे साथ ऐसा मिरेकल तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बॉईल के लिए आपको हीट चाहिए, इवेपोरेशन हीट नहीं मांगता है, तो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। कूल है, ठीक है। अब समझ आ गया। इस तरीके से अभी आप मेरे साथ समझ लोगे ना तो आपको आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप इसको मार्क करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है जिसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया है, बट हम लोगों की बुक में एक स्टेटमेंट उसके बारे में थोड़ा बहुत दिया ज़रूर गया है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। सो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ, प्लाज्मा में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर फ्री रेडिकल्स एंड आयंस। रेडिकल्स क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो अकेले हैं, इनके साथ तो इलेक्ट्रॉन्स को होना जरूरी है। सो हमारा करेक्ट क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और आयंस जो फ्री होते हैं वही हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ठीक है। सो यही बस आपको थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत कम चांसेस हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंडेंसेशन इज ऑब्जर्व्ड। अब इनमें से दिए गए आपके जो प्रोसेसेस हैं उसमें से आपको बताना है कि भाई कंजर्वेशन कंडेंसेशन देखी जाती है। तो कंडेंसेशन फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। कंडेंसेशन होता है हमेशा गैसियस टू लिक्विड में आना, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बरसात होना, ठीक है। वहां पर आपका जो बादल है वो गैसियस फॉर्म में है और लिक्विड में, यानी कि जो वर्षा हुई है वो क्या हुई है? हमारी लिक्विड में चेंज हो गया। तो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो सकता है, उसने तो बोल ही दिया है वो मेल्टिंग है, तो वो भी नहीं हो सकता है। नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर व्हेन केप्ट इन कबर्ड, ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नैफ्थलीन बॉल्स का गैस में टर्न होना क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन होता है। सो एक ही ऑप्शन बचता है, फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट। और हम सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट क्या होता है? एक कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी के साथ। Before the doctor gives an injection, he applies spirit at that site. At that time, their skin feel very cool actually, ठीक है।
सो यहाँ पर देखो, मैं जानती हूँ मतलब ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट कई बार हमें ये बात कई बार याद भी नहीं रहती है कि हमें इंजेक्ट करने से पहले ना कुछ थोड़ा सा स्पिरिट लगाया जाता है। इसके और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। कई बार आप लोग देखते हो कि नेल पेंट रिमूवर होता है ना, या फिर सैनिटाइजर हम लोग यूज करते हैं, तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा ठंडा सा लगता है, एकदम से वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। तो उसका रीजन क्या है, वो ठंडा हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी पे जो भी हीट होती है उसको लेके साथ में उड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या स्पिरिट का टेम्परेचर लो था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्पिरिट ने सारे बैक्टीरिया किल कर दिए इसलिए ठंडा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। द स्पिरिट इवेपोरेट यूजिंग द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो हीट उसने ली है उसको लेकर वो इवेपोरेट हुआ है, इसलिए ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन लास्ट भी देख लेते हैं। द स्पिरिट लूज इट्स हीट व्हेन इट्स टेकन आउट ऑफ द बॉटल। सो बेसिकली स्पिरिट अपनी हीट को लूज करता है जब उसको हम बॉटल से बाहर लाते हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो बहुत फटाफट से, बहुत जल्दी वो इवेपोरेट कर जाता है अगर आप बॉटल से बाहर उसको लेकर आते हो। और मुझे लगता है हम में से सब लोगों ने ये देखा ही होगा कि भाई बोला जाता है फटाफट से बंद कर दो सैनिटाइजर्स को, स्पिरिट्स को बंद कर दो, क्लोज रखो, है ना, क्योंकि जैसे ही हम उसको खोलेंगे वो एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, चलो ये हमें अभी तक समझ आ गया है, अभी तक वी आर डन। ओके, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो वी आर गोइंग कूल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वी फाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग। सो ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम सुबह उठते हैं और अगर गलती से हम अपने पेड़ पौधों के पास चले गए हैं तो हमें बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी लीव्स हैं, फूल हैं, फूलों पे तो कम ही देखने को मिलता है, बट लीव्स तो छोटे छोटे से उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, है ना। पता नहीं बॉलीवुड ने कितने गाने बना दिए इन सब चीज़ों पे। तो क्यों होता है ये हमसे पूछा गया है। क्या अर्ली मॉर्निंग शावर्स होते हैं? आपको लगता है कि भारत में हर दिन सुबह बरसात हो रही है? नहीं होती है, तो अर्ली मॉर्निंग शावर्स तो नहीं हो सकता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, क्या वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कंडेंसेशन हो जाता है? चलिए लेट्स सी, क्या ये हो सकता है। वाटरिंग ऑफ प्लांट द प्रीवियस नाइट, क्या हमने रात को पौधों को पानी दिया था? भाई रात को कौन पौधों को पानी देता है? और उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस, क्या आपको इवेपोरेशन की वजह से हुआ है? जस्ट अ मिनट, तो आपको इसमें क्या दे रखा है, वी फाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स। तो ऑब्वियसली अगर हम इस वाले ऑप्शन के साथ जाते इवेपोरेशन, तो ये क्या कहलाया जाता? ये कहलाया जाता ट्रांसपिरेशन, है ना। सो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसे 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गई है तो आपको जो लगता है कि गलत ऑप्शन है, आप उसको पहले देखो कि गलत क्यों है, फिर आपको अपने आप आपका सही आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलते हैं। इवेपोरेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। वी ऑल नो कि इवेपोरेशन हमेशा किसी भी मैटर के सरफेस पे होता है, चाहे वो मैटर लिक्विड क्यों ना हो। ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स एट द सरफेस, क्यों? क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक थ्रू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये रीजन है? आर वेरी लाइट एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स बीनीथ, क्या ये ऑप्शन है कि भाई उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे की हमारी लेयर से काफी लाइट होते हैं, क्या ये उसका रीजन हो सकता है? आर पुल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर विद मोर फोर्स, क्या आसपास की जो हवा है वो आपके पार्टिकल्स को खींच लेती है, या फिर दे आर पुश्ड बाय द पार्टिकल्स बीनीथ, या फिर आपके जो नीचे के लेयर्स के पार्टिकल हैं वो उसको पुश करते हैं। तो नहीं भाई, इनमें से कोई भी रीजन हमें वैलिड नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है कि आपका जो सरफेस पे पार्टिकल है उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि अपने बॉन्ड्स को इस तरीके से अपने बॉन्ड्स को वो तोड़ते हैं और जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट आंसर। अब आगे मूव करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ वेसल,
किसी भी बर्तन के सरफेस पे आप देखते हो कि कुछ छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं, तो उसका रीजन क्या होगा? क्या उसका रीजन कंडेंसेशन है? क्या उसका रीजन इवेपोरेशन है? इवेपोरेशन होता है पानी का उड़ना, कन्वर्ट होना, ठीक है, किसमें? गैसियस फॉर्म में। वेरी गुड। उसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैसियस। तो ऑब्वियसली सब्लिमेशन को तो पहले ही आप लोग कैंसिल आउट कर दोगे। फ्यूजन क्या होता है? वो भी सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेट हो गया, तो भाई वो भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे तो हमसे क्या पूछा गया है? लिक्विड और वाटर ड्रॉपलेट्स वाला। तो ये कौन सा स्टेट होगा? वी ऑल नो दैट कि ये हमारा कंडेंसेशन होगा, ठीक है। सो चलो ये भी हो गया। काफी सारे क्वेश्चंस हमें कंडेंसेशन पे इस बार को देखने को मिल गए हैं। ओके भाई, अब ये हमारे आ गए हैं थोड़े से दुखी करने वाले क्वेश्चंस, बट बहुत इजी तरीके से फटाफट मैं आपको और तरीके बताऊंगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को ना, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि मक्खन की तरह सॉल्व कर दो, तो हम वैसे करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एसर्टिव स्टेटमेंट के 4 क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने बाकी भी आपको एमसीक्यूज में बताया है। एसर्टिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है, अब आपको इसका रीजन बताया है, ठीक है। रीजन आपको अगर लगता है कि भाई जस्टिफाइड है, तो हम बोलते हैं वी आर गोइंग विद ए स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट वाले आंसर के साथ। बट आपको लगता है कि इसका रीजन जस्टिफाइड नहीं है, बल्कि आपका जो रीजन है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि उसका मीनिंग सही है, बट वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप बी के साथ जाते हो, ठीक है। और बाकी और सी और डी क्या होता है? अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो एसर्टिव सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, रीजन गलत लिखा हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं बन पा रहा है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जाते हो, है ना। और इसी तरीके से आप डी ऑप्शन के साथ जाते हो जब आपको लगता है कि आपका एसर्टिव सेंटेंस ही गलत दे रखा है, ओके। सो अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन को अपना देखते हैं। एसर्शन में हमें गिवन है पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट शोज मोशन। फिर लिक्विड क्या, किसी भी मैटर में आप देख लो हमेशा पार्टिकल्स के बीच में मोशन तो रहता ही है, ओके। सो रीजन क्या दे रखा है? अगर मोशन रहता है तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। कौन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार्टिकल्स जब भी मोशन शो करते हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है। सो अब आप लोग का चैलेंज है ये, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन हमारा लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें सी के साथ जाने वाले हैं। डन। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट शोज मोशन। तो आपको एसर्टिव स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि लिक्विड के पार्टिकल्स मोशन शो करते हैं, ठीक है। क्या उनके अंदर? इट पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास आंसर आ चुका है। क्यों उनके अंदर मोशन होता है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसी के साथ हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है और हमारा जो रीजन है वो 100% जस्टिफाई कर पा रहा है, ओके। चलो 13th क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अ स्पॉन्ज इज अ सॉलिड मैटर विच वी इजीली कंप्रेस्ड बाय अ हैंड। सो ये तो बहुत मजा भी आता है करने में कि जो भी स्पॉन्ज होता है, डस्टर फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो, जैसे आप उसको दबाते हो ना तो उसमें से डस्ट निकलती है। तो डस्ट क्या हो गई? डस्ट इज अ फॉर्म ऑफ एयर, कह सकते हो ना, है ना। तो इसी तरीके से एसर्टिव स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि वो एक सॉलिड मैटर है जो कि कंप्रेस हो जाती है जब आप उसको हाथ से दबाते हो। और रीजन क्या दिया है? बिकॉज स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स। स्पॉन्ज के पास छोटे छोटे से होल्स होते हैं विच इज फुल ऑफ एयर। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी एयर भरी हुई है, डस्ट भरी हुई है, तभी जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमारे दोनों जो यहाँ पे स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है और हमारा रीजन उसको 100% जस्टिफाई कर पाता है। इसी तरीके से हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है। एसर्टिव स्टेटमेंट ये कहता है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द शेप। सॉलिड जो भी कोई भी आपके पास डिवाइस है, आपके पास फोन क्यों ना हो, है ना, अगर आपका फोन टूटेगा
तो उसके टुकड़े हो सकते हैं बट उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। क्यों? उसका रीज़न क्या दिया है इन्होंने हमें? सॉलिड्स क्योंकि बहुत रिजिड होते हैं, रिजिड यानी कि पक्का होना, ठीक है, और उनके अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी की मतलब होता है कि ना के बराबर उनका दबना, आप उसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सही रीज़न हमें दिया हुआ है और ध्यान से फ़ोन को तोड़ना नहीं है। तो हमारा जो सही यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा कि हाँ जी भाई, हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ अब टर्न है हमारे रिजल्ट्स को देखने की। एंड ये रिजल्ट्स हमारे 14 आउट ऑफ 14 यानी कि सारे क्वेश्चंस करेक्ट है। एंड वेल डन यू गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज यहाँ का अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आप लोगों से मैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज में मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस। प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। सो एवरीवन जस्ट टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।